कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात में यहाँ पे आता है कि जब हमने ये देखा है कि यहाँ पे क्यू वी क्रॉस पी आ गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी आ गया, यहाँ पे हर पॉइंट पे बी कैसा है, इनटू द प्लेन, ठीक है। और चाहे तो जैसे भी होंगे सारे कांस्टेंट होंगे, देखिए वही है सब जगह, नॉट ओनली इन डायरेक्शन बट ऑल्सो इन मैग्नीट्यूड। जब मैं बोलता हूं कोई वेक्टर सेम वेक्टर है, मतलब आइडेंटिकल वेक्टर है, इसका अर्थ है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तभी मैं उसको बोलूंगा दे आर इक्वल वेक्टर्स, राइट। तो हर जगह पे एक प्रकार से इक्वल वेक्टर्स बना हुआ है यहाँ पे, और क्रॉस में है, उसका डायरेक्शन क्रॉस है। अब यहाँ पे क्या होगा, और दूसरा केस में क्या बनाऊंगा, अचानक से किसी टी टाइम पे मैंने अचानक से एक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। ये कैसे करते थे हम लोग? अरे हम लोग ऐसा वाला काम करते थे कि नहीं, बताओ। हम जब कैपेसिटर के बीच में दो कैपेसिटर, ये एक दो प्लेट पैरेलल प्लेट के बीच में एक सर्किट लाते थे और इसको क्या करते थे, ओपन करके रखते थे कि नहीं? और अचानक से जैसे ही क्लोज करते थे करंट तुरंत फ्लो होता था, इसके ऊपर चार्ज क्या आता था, एक पे ऊपर मान लेते कि ये पॉजिटिव वाला है तो यहाँ प्लस क्यू आएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा। अंदर में फील्ड आ जाती थी, एक कांस्टेंट फील्ड जिसका वैल्यू होता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी आपने अचानक से फील्ड प्रोड्यूस कर दिया कि नहीं? आपने क्या किया, जैसे स्विच डाउन किया फील्ड आ गई कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन मैंने बोला ना एक इन सब एक साथ संबंधित है, सब एक फील्ड लाइंस ही है, फील्ड ही है। तो मैं यहां पे अगर करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, अचानक से फील्ड कैसे ला सकता हूं? जैसे कि मैं ला सकता हूं, एक चीज देखो, सोलोनाइड के अंदर मैं करंट पास कर ही नहीं रहा हूं, करंट पास कर ही नहीं रहा हूं, जैसे ही करंट पास करूंगा अंदर में फील्ड आ जाएगी कि नहीं? तो आपने तुरंत फील्ड प्रोड्यूस कर दिया अपने मन से। समझ में ये बात आ गया? ये बात समझ में आया कि मैं इसको और डिस्कस करूं, बताओ। यस सर। तो यहां पे अचानक से आपने क्या कर दिया, अचानक से फील्ड ले आए, ठीक है। पहला केस हम वन बाय वन करके चलेंगे सब पे, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, एक पार्टिकल है अचानक से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगा। आप स्टोरी में क्या करोगे, किसी टाइम पे एक अचानक से बी प्रोड्यूस कर दो, और ये बी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। केस वन बनेगा। केस टू क्या बनेगा कि एक रीजन होगा, रीजन मतलब ये रीजन मतलब क्षेत्र, एक क्षेत्र होगा जहां पे कैसे भी होंगे फील्ड कांस्टेंट फील्ड होंगे आपके पास। जरूरी नहीं है कि आपके ऐसे भी फील्ड हो सकते हैं ये, लेकिन ये भी सब कांस्टेंट फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। चाहे तो आप डॉट से भी कर सकते हो, डायरेक्शन बी का अलग अलग है। इस प्लेन में है कुछ वेक्टर्स जो इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कुछ जो इस रीजन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैसे भी हो सकते हैं लेकिन सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस ये दूसरा केस यही होगा कि एक सर्टेन रीजन में है, यहाँ पे पार्टिकल अपना आराम से वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। हाँ, कैसे आएगा कैसे टकराएगा ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वेलोसिटी कैसे भी बन सकती है। हाँ, लेकिन ये इसी प्लेन में होगा, बी के ये वाला जो प्लेन है ना, इसी प्लेन में होगा जिसमें फील्ड आपको दिया हुआ है कांस्टेंट फील्ड। तो ये आएगा टकराएगा और मूव करके ऐसे चला जाएगा या कुछ भी करेगा। हम इसी दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला केस। यहाँ तो ये चीज देख लिया, ये वाला मैंने कल बता दिया था, वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल पार्टिकल ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स पे। अगर आपके पास स्पीड ज्यादा होगी, मतलब इस वेलोसिटी में खासतौर से स्पीड, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, तो उसका क्या होगा, फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडियस वाला तो आगे देखेंगे, अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तक हम लोग का हो गया था। अब आती है यहाँ पे बातें v और b के साथ। हमें मालूम है v कैसा रहेगा, हमारे पास जो पार्टिकल जो मूव करते रहेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, चलते रहेगा, या जैसा है अभी करते रहेगा, जब तक ले वो एक कांस्टेंट एक रीजन से ना मिलता है, एक क्षेत्र से, एक रीजन होगा स्पेस का, प्लेन का, जहां पे एक b कांस्टेंट b बना रहेगा।
तो ये अपना ऐसा स्टोरी या तो ये बनेगा या तो दूसरा, ये पार्टिकल चल रहा था, अचानक से इसी पूरे प्लेन में क्या कर दिया गया, फील्ड प्रोड्यूस कर दिया गया, कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस कर दिया गया एट टी इज इक्वल टू 0, जहां से आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये चीजें रह गई। अब यहां से सेग्रीगेट कैसे होता है, ये दोनों केसेस को कुछ कलेक्टिव वे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसा होता है कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, कुछ शॉर्ट बनाते जाते हैं। अब यहां पे देखते हैं V क्रॉस B में ऑल पॉसिबिलिटीज, पहले पॉसिबिलिटीज अगर V और B पैरेलल हो तो क्या हो इस कंडीशन के साथ, ठीक है। तो यहां पे आपके पास पैरेलल में अगर मैं बोलूं तो दोनों चीज, पैरेलल ना बोल के बोलूं कोलीनियर, कोलीनियर मतलब दोनों आते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल जिनको कहते हैं, दोनों वेक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोलूं V क्रॉस B में V और B क्या हो, कोलीनियर्स, V और B क्या हो, कोलीनियर्स। ठीक है, यानी इनके बीच में एंगल कितना होगा B और V के बीच में, बताइए, 0 डिग्री। तो वो ऐसा दिखेगा, ये तो कुछ एंगल थीटा है तो ये कौन साइड हो जाएगा, तो कैसा केस होता है वहां, उस केस में फोर्स 0 होता है। तो उस केस का पिक्चर देख लीजिए, ऐसा होगा। ये बी के डायरेक्शन में ही देखिए, बी का जो डायरेक्शन है, आपको फील्ड को, एक यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी ये भी होता है। एक तरीका मैंने क्या बताया था कि इस फील्ड में हर पॉइंट के अबाउट एरो दिखाते रहिए जो कि सारे कांस्टेंट वैल्यू के होंगे, जैसे भी होंगे सब कांस्टेंट वैल्यू के होंगे। दूसरा, एक इक्वली स्पेस लाइन आप रिप्रेजेंट करते हैं और फील्ड के डायरेक्शंस, फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस दिखा देते हैं। तो यहां पे मैं आराम से कर सकता हूं कि यहां पे अगर मुझे इस पॉइंट पे वेक्टर ड्रॉ करना है तो इस लाइन के पैरेलल ही मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन के अलोंग ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैं बी कैसे निकालूंगा, कैसे हम कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा कि यहाँ पे मैं बी कैसे निकालूंगा, ये ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा इस लाइन के अलोंग। बेसिक प्रिंसिपल है, आप याद रखिए। फील्ड लाइंस, अगर मैं किसी पॉइंट पे, अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करते हो, क्या इस फील्ड लाइंस के टेंजेंट ड्रॉ करते हो कि नहीं? यस सर। और टेंजेंट के अबाउट रहता है कि नहीं? अगर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करोगे? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे आपने इस कर्व के ऊपर किया है, तो वो यही होता है जो इसके ऊपर कॉन्साइड हो रहा है। तो आपने फील्ड लाइंस के थ्रू यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाया है, दोनों तरीके आपको मालूम। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर बी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूंगा जो कि इसके पैरेलल होगा फील्ड लाइंस के। तो इस पॉइंट पे मुझे बी बता रहा है, तो बताइए यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके लिए बी क्या होगा, वो ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म फील्ड है, हर पॉइंट पे वही वैल्यूज असाइंड है, यही वेक्टर से। तो जहां पे पार्टिकल है वो हमेशा क्या है, इसके लिए बी यही है, और इसका वी इनिशियली यही था। वी इनिशियली आप ये समझिए कि वी इसी वेलोसिटी से चल रहा था, उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में अचानक से एक बी को प्रोड्यूस कर दिया गया, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बताइए? वी क्रॉस पी को देखिए, बताइए कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? 0 लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे चलता जाएगा। यस सर। ठीक है, या इसको दूसरे केस के बेसिस पे अब इसको करते हैं। दूसरे केस में क्या, अचानक से आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, अब क्या होता है, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था और ये फील्ड लाइंस ऐसे हैं यहाँ पे, और इसमें अंदर घुसा, पेनिट्रेट किया, बताइए ये सीधा निकल जाएगा कि नहीं? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? हर पॉइंट पे इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी एफएम नहीं है किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर सेम है, पैरेलल, ये कोलिनियर है, पैरेलल है यहाँ पे। तो ये पार्टिकल जैसा गया वैसे चला जाएगा।
जिस वेलोसिटी से जा रहा था इसके ऊपर, ये फील्ड कभी भी इसके ऊपर फोर्स, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सर्टेन ओरिएंटेशन में कि ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। किसके कारण? इस फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के कारण। समझ में आया? दूसरा केस, पहला केस क्या, अचानक से ये वेलोसिटी से अपना जा रहा था, v वेलोसिटी से, आपने b प्रोड्यूस कर दिया, और कैसा प्रोड्यूस किया? v के डायरेक्शन के कोलिनियर एक ऐसा b प्रोड्यूस किया हर पॉइंट पे, कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस किया जो कि इसके कोलिनियर होगा, इसी के पैरेलल हो। तो मतलब कोलिनियर मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो v क्रॉस b होता है vb साइन थीटा। तो क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो vb साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो दिस इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, यानी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो एसिलेशन कहां से होगा? जब एसिलेशन नहीं है तो जो जिसकी वेलोसिटी थी वही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। समझ में आ गया दोनों केस? Yes, sir. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यही दोनों केस को हम लोग पढ़ते रहेंगे। दूसरा केस, ये एंटी पैरेलल वाला, ये सेम डायरेक्ट, सेम बात है ना, समझ में आ गया ना? आपने बी प्रोड्यूस किया है, अब इसका दो केसेस में आप रीड कीजिएगा। एक, अचानक से आपने बी प्रोड्यूस कर दिया, एक पार्टिकल था वो अपना इस वेलोसिटी से जा रहा था, वो कह रहा था मैं तो रास्ते से जा रहा था, अपना जा रहा था ऐसे कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यूनिवर्स में अपना ऐसे जा रहा है। अचानक से आपने बी प्रोड्यूस कर दिया, बी प्रोड्यूस हो गया हर रीजन, हर पॉइंट पे, और ये कैसा बी प्रोड्यूस होगा? यूनिफॉर्म। तो एक इस बार भी कैसा प्रोड्यूस किया है? कोलिनियर ही है लेकिन एंटी पैरेलल है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो वो अपना, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि वीबी साइन थीटा, साइन यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, तो साइन का ग्राफ देखिएगा तो 0 वैल्यू के लिए भी साइन 0 0 होता है, साइन पाई यानी 180 डिग्री के लिए भी 0 होता है। ठीक है, सॉरी Yes, सर sir. लेट आने के लिए, ट्यूशन से आई हूँ। अरे कोई कोई बात नहीं यार, तुम लोग फ्रीडम है यार, चीजों को कभी भी मैं ये नहीं करता, सॉरी वॉरी नहीं बेटा, क्योंकि आप लोग के लिए मुझे परेशानी है, क्योंकि आपको इस स्टेट में मैं नहीं देख सकता हूँ कि आप भी बहुत परेशान हो, और ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, ये क्लासेस एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, परेशानी तो होती है, सबको होती है, इसमें आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़े संवेदनशील होकर समझना चाहिए चीजों को कि आपकी गलती नहीं है, और थोड़ा सा मैं So जान sweet रहा, of you, sir. क्या क्या हो गया बेटा? So sweet of you, sir. अच्छा, नहीं ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ, ये सच्चाई बात है, जो सच्चाई है मैं तो उसी को बोलूँ ना, मेरे लिए तो भगवान वही है। मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स भी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है भैया। तो वो परेशानी आपके साथ है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा, इसके बदले आपने गलती की है, सॉरी बोला है, तो आप एक चीज मुझे गिफ्ट में दोगे। वो गिफ्ट में दोगे कि आप चीजों से कभी हारोगे, अंत तक लड़ोगे, किसी भी कीमत पे लास्ट मोमेंट तक आप अपना नहीं छोड़ोगे। सर फोन की कसम खा के बोलती हूँ। सर कौन सा? मोमोज की कसम। हाँ ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ पे हो गया। अब बताओ दूसरा आप केस हम पढ़ते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और बी के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री है। अब ये सर कैसे मालूम करते हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री? एक बात बताओ, ये अगर मैं बोलूं कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन के मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, किसके परपेंडिकुलर? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। सबको समझ में आया? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इससे सर, तो कोई भी वेक्टर जो इस प्लेन में होगा वो हमेशा ही
इस वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. यानी ये हमारा प्लेन ऐसा है, और ये जिसको हम देख रहे हैं ऊपर से, अभी हम कैसा दिख रहा है हमारा, हम इधर से देख रहे हैं, इधर से दिख रहा है, हम वेक्टर को अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, इधर से ऐसे, है ना? दिख रहा है ना, वेक्टर ऐसे अंदर जा रहा है, ये देखिए ऐसे अंदर जाते हुए। तो यस इसका सर। आप ऐसे Yes. देख रहे हो, जो ऐसे देख रहे हो, तो आप इसका पूंछ देख रहे हो, ये क्रॉस देख रहे हो। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है। हाँ, वेलोसिटी कोई भी इस प्लेन में होनी चाहिए। ये भी 90 डिग्री है वेलोसिटी, v1 भी क्या है, b के साथ 90 डिग्री बना रही है, v2 भी 90 डिग्री बना रही है, v3 भी 90 डिग्री बना रही है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मनीषा बेटा बोलिए मैं फिजिक्स की कसम खाती हूँ, ठीक है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बच्चे हो या कोई भी हो, कोई थोड़ी ऐसा है भाई ये चीजों को झेलेंगे, हम लोग अच्छे से काम करते हैं तो और अच्छे से सीखते हैं, ये कोई डाउट की बात नहीं है कि हम लोग आज के टाइम में, एक पॉजिटिव में बात बोलूं तो बहुत बड़ी बात भी है कि भाई किसी ट्यूशन क्लासेस को आप ऑनलाइन किसी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होके देख रहे हो, स्टडी मटेरियल आप पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको जाता है, अभी से आप देखते हो, चीजों को जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो प्रोफेशनली, तो चीजों को आप उस वे में जा रहे हो। आने वाले टाइम में यही आपको, जब प्रोफेशन काम करोगे, कोई बाय प्रोफेशन आप कोई चीज चूज करोगे, तो यही चीजें तो हेल्प करेंगी, और ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी उस समय। जब आपने पहली बार जूम क्लासेस किया होगा तो कितना हेक्टिक सा, बहुत हैसल, आज तो बहुत हैसल फ्री में आप आ जाते हो। अच्छा सर, लिंक होता है, हमें मालूम है सर कैसे उसको लॉन्च किया जाता है मीटिंग को, हमें मालूम है कैसे ज्वाइन किया जाता है मीटिंग को, हमें मालूम है सर ये सभी चीजें। एक लिंक आती है, आपको कोई पहले सोचा होगा, अचानक से लिंक आया, खुला कुछ, अरे ये क्या बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खुल गया, अरे इसमें तो कुछ पासवर्ड ऐसे लिखा हुआ है, यार अभी ये इतना करना पड़ेगा। पहले बहुत चीजें अलग सी होती है, ब्रेन को उतना आइडिया नहीं होता है, ब्रेन फेमिलियर हो जाता है, फिर चीजें नॉर्मल बन जाती है। तो यही होता था, कोविड में क्या हुआ था, आपको चीजें इतनी एक्टिविटीज में दे दी गई थी कि आज भी देख लो नॉर्मल एक्टिविटीज में लोग मास्क पहन के निकलते हैं, तो दे फील वेरी नॉर्मल टू इट। इनिशियली थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, ऑफकोर्स एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, पुराना सिस्टम आपको हमेशा आवाज देगा, जैसे बचपना में 11 10 क्लास 10th और 9th में, अरे चलोगे क्रिकेट खेल ले, अरे यार 11 12 की है पढ़ाई, अभी नहीं जा सकता, अरे चलो यार, अरे नहीं जा सकता। तो तकलीफ आ रही है ना, आपको देख रहे हो अंदर में, आप वही तकलीफ महसूस कर रहे हो। लेकिन सोचो आप उस चीजों को हर रोज कह रहे हो, नहीं यार नहीं यार नहीं यार नहीं यार, तो एक दिन नॉर्मल बन गई आपके लिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मल चीज क्या होता है, जो आप बार बार करते रहते हो, जिसके साथ फेमिलियर हो चुके हो, वो आपके लिए नॉर्मल है। कल आप ऐसे एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, यार क्रिकेट खेलने जाओगे, नहीं यार, और चलोगे कि नहीं, नहीं यार, हाँ इसका काम हो गया क्या यार, ये वाला नोट्स देना है, मेरे को इसको कॉपी करना है, अरे चलो खेल ले यार, अरे नहीं यार, थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हो, नॉर्मल एक्टिविटीज में आ गई। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी इस फॉर्मेट में दी जाए, तो यहाँ पे बी क्या है आपके लिए, परपेंडिकुलर टू वी है, इसमें कोई दिक्कत? तो पार्टिकल कोई भी ऐसा चल रहा है, इसमें भी बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको अगर मैं बोलूं कि उस पार्टिकल के ऊपर वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑन समथिंग ड्यू टू, यहाँ पे फील्ड कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। तभी तो आप एक सेंस बनाओगे, इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यही तो आप करते हो, सेंस बना रहे हो ना, इसका एक सेंस बना आपके पास। ये आपके अंदर, ब्रेन के अंदर है रखा हुआ चीज, नोशन, ब्रेन का नोशन है, ये आप परसीव करते हो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सेंसरीज के थ्रू, और ब्रेन इसके साथ अग्री करता है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, कहता है कि अरे यार पीसफुल लगा, अच्छा लगा महसूस करके। तो ब्रेन अलग अलग घपला काम करते रहता है, बहुत खतरनाक है ब्रेन, है ना। एक तो टाइम का ये भी एक प्रिडिक्शन है, पता है,
टाइम ये भी कहना चाहता है कि एक टाइम हो सकता है कि आप ब्रेन में जैसे आज मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से चीजों को राइट डाउन करते हो किसी डिस्क पे, वैसे ब्रेन के साथ किसी दिन आप उसको समझ गए कि उसके स्टोरेज का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म में अगर स्टोरेज किया जाता है तो आप उस चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेन तो आपको बायो वाले हो आप, आप लोग के अलावा हम लोग क्या बता सकते हैं फिजिक्स वाली की क्या है कि बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर बात करें, ठीक है, लेकिन बहुत सही है वो बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, बी जो होगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्स वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, देखो मैंने वेक्टर हटाया नहीं है तो एन कैप देना पड़ेगा, साइन थीटा लिखो। ये एन कैप कैसे निकालेंगे, वी क्रॉस बी करके, तो वी देखो ऐसा, देखो यहाँ V1 के केस में देखो V1 ऐसा, बी किधर अंदर, तो फोर्स कैसा है इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स ये आ रहा है कि नहीं, जो V के परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर भी होगा। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया कि नहीं, ये Yes, बोलो, sir. किसी को डाउट नहीं आ रहा है। अब ये V2 के लिए बताओ कैसा लगेगा, V इधर B अंदर की ओर, तो V क्रॉस B अंदर से देखो ऐसे जा रहा है तो ऊपर की ओर, ये क्या हो गया V क्रॉस B, यानी फोर्स V क्रॉस B हुआ, V क्रॉस B आ गया आपके पास, उसका डायरेक्शन यानी एन कैप का डायरेक्शन आ गया ये वाला। तो एन कैप का जैसे ही डायरेक्शन आया तो आप एक बात बताओ, फोर्स का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, यही प्रोडक्ट तो डिसाइड कर रहा है V क्रॉस B का, V क्रॉस B का जो डायरेक्शन जो आएगा वो यही तो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये आ जाता है एन कैप, तो एन कैप हम हाथ से निकाल लेते हैं V क्रॉस B करके, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज में आ गया, अब मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड में, तो एफ वी बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, बी और वी के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हो जाएगा क्यू वी बी, और यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब ये गेम क्या गेम खेलता है, ये कहता है कि मैं अब तुम्हें फोर्स, तो भैया तुम अब इस फील्ड में हो और ये पूरे प्लेन में भी फैला हुआ है, आप समझ लो कि या तो एक ऐसा था ये इस चीजों में कि इसको अचानक से प्रोड्यूस कर दिया गया, t=0 पे ये b अचानक से ये प्रोड्यूस कर दिया गया। अब वो बेचारा अपने शांति से v1 वेलोसिटी से जाना चाह रहा था, ऐसे जाता अगर नहीं प्रोड्यूस होता तो, अब अचानक से ये ऐसा b प्रोड्यूस कर दिया गया, अब ये बेचारा दिक्कत में आ गया, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ऐसा फोर्स, अब यहाँ पे ये जाएगा जैसे ही, तब भी बताओ v वेलोसिटी इसी प्लेन में रहेगा, v वेलोसिटी इसी प्लेन में रहेगा, तब भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो यहाँ पे v जा रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर एक्सपीरियंस कर रहा है। कैसा लग रहा है, कैसा चीज जाएगा, जो ये देखो फोर्स और, अच्छा ये मैंने आपको समझाया और अपनी खुद ही गलती कर रहा हूँ, ये v वेलोसिटी इस पार्टिकल का, यहाँ पे ये v वेलोसिटी इस पार्टिकल का, इस पोजीशन पे पार्टिकल जब आ रखा है इस पे है, तो ये v वेलोसिटी इस पार्टिकल का, ये फोर्स ऑन द पार्टिकल, ये फोर्स ऑन द पार्टिकल, देख रहे हो, क्या आपको एक सर्कुलर मोशन सा दिख रहा है क्या, ये कैसा चलता जाएगा, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही वेलोसिटी कैसा होता है, वेलोसिटी को मैं एक पहली बात बता दूं, वेलोसिटी को आज जब भी आप समझोगे ना, जब आपको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो रिप्रेजेंटेशन में आप पाथ को भी रिप्रेजेंट करते हो, डॉटेड से पाथ को भी रिप्रेजेंट करते हो, तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे उस पाथ के हमेशा ही टेंजेंशियल होगा, तो इसी के लिए सर्कुलर मोशन हो रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है, अरे ये अच्छा कलर नहीं आया, ये वाला कलर अच्छा है, ये है, पार्टिकल जब यहां पे है तो वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, ऐसे, पार्टिकल इधर है तो इधर होगा, हाँ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है पार्टिकल अगर इधर से घूम रहा है तो, लेकिन जो भी होगा टेंजेंशियल होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कर्व पाथ है ऐसा, तो इस पॉइंट पे अगर आपको एक पार्टिकल है, ये बोला गया कि ये रास्ता ही है, ये पाथ ऑफ दिस पार्टिकल है, तो भैया पाथ ऑफ द पार्टिकल है मतलब उस चल रहा होगा इसी पे,
तो इस पार्टिकल का इस जगह पे मैं वेलोसिटी पूछूं तो हमेशा टेंजेंशियल टू दिस डायरेक्शन हो। हाँ, एक्सीलरेशन या फोर्स का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। तो फोर्स का यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होता है, हमेशा देखिए सेंटर में हमेशा एक सेंट्री कैसे बनता है, कब बनता है ये सर्कुलर मोशन, जब हमेशा और खासतौर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब आपका एक फोर्स क्या हो, सेंटर के अलोंग हमेशा काम करता रहे, अलोंग द सेंटर हमेशा होता है कि नहीं, सर्कुलर मोशन में यही होता है कि नहीं, एक सेंटर के अलोंग ही हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसी के लिए तो इसका नाम देते हैं। कैसा एक्सीलरेशन, जो टुवर्ड्स द सेंटर है हमेशा। तो क्या बोल रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो सर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर, तो होगा। तो ये अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको कह रहे हो एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, हर टाइम पे जब ये यूसीएम कर रहा है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कौन है ये जो ऐसे शैतानी कर रहा है, बताओ तो। है सिमरन बेटा, सिमरन। सानिया बेटा थी, अच्छा सॉरी। जो भी है, बदमाशी नहीं करते, ठीक है, पढ़ाई। तो चलिए, पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे, तो हमेशा फोर्स एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये, तो आपने क्या बोला, एक्सीलरेशन इनटू m करते हैं तो यही तो फोर्स आता है, यही तो डेफिनेशन है फोर्स का। तो ये सर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन वो फोर्स का डायरेक्शन, तो यानी फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगते रहता है उस पार्टिकल पे, नेट फोर्स। तो यहाँ पे सर देखिए, नेट फोर्स क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, वही तो एक फोर्स लगा सकता है। तो एक ही फोर्स लग सकता है, और कोई फील्ड होता तो वो उसके कारण लगता, जैसा कि आगे देखेंगे। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, अगर ई भी हो और बी भी हो, दोनों हो, तो क्या दोनों के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? क्योंकि हमने ई के कारण क्या पढ़ा है, क्या एक जब ई होता है, कोई फील्ड में होता है कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बताइए कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? ये करता है कि नहीं बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। और यही एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक बी में होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? क्यू बी क्रॉस बी। हाँ, तो ये सब याद रखा कीजिएगा। एक चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही काम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम दे सकते हैं। आप क्या करते हो, एक आप यूनिफॉर्म फील्ड कब बनता है, जब आपके पास शीट होता है, शीट होता है तो यहाँ पे आप याद है, यहाँ पे आप फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते थे, कितना लिखते थे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे कि नहीं? और ये होता था, यहाँ पे ई आता था। अगर यहाँ पे मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है, क्यू चार्ज पार्टिकल को, इसी डॉट को मैंने क्यू से भी यहाँ पे कर दिया, क्योंकि उस डॉट से ये पॉइंट ऑफ ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पार्टिकल का पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एक ई है, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये देखिए, जो कि क्या होता था इसमें, यहाँ पे कैसा होता था, जो कि हमेशा इस जो शीट है उसके परपेंडिकुलरली रेडियली आउटवर्ड होता था, सॉरी नॉर्मली आउटवर्ड होता था कि नहीं, हर पॉइंट पे होता था। यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड बनती थी, तभी तो हम यूज करते हैं यार। क्या बनाई दिया पांडे बापू तुमने? ए अंशुल बेटा, सीरियस बात है बड़ी कुछ। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट क्यों यूज करते हैं भाई, यूनिफॉर्म फील्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये शीट ही तो बनाता है पैरेलल, ये यूनिफॉर्म फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का, हर पॉइंट पे तो यही है वेक्टर एसोसिएटेड फील्ड किसका होता है, किसी पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इस पॉइंट पे फील्ड दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हर जगह पे वेक्टर एसोसिएट कर दूंगा, और मुझे दिख रहा है कि एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर सब क्या है, आइडेंटिकल है, तो ऐसे फील्ड क्या होंगे, यूनिफॉर्म फील्ड होंगे। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड पे अगर इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल रखा रहेगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू टाइम्स ई करेगा कि नहीं? किसके कारण, ई के कारण। वो सेम चार्ज पार्टिकल मूविंग भी होता रहेगा तब भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो मूविंग है कि नॉन मूविंग है, कैसा है नहीं है, वो क्यू है उसके ऊपर, ई है उस पॉइंट पे फील्ड, वो फोर्स उस पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेगा यही। तो यहां पे हम क्या होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, इस केस में क्या होने लगेगा, चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे घूमने लगेगा। समझ में आया? एक पार्टिकल अपना जा रहा था, क्या कह रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था, अपना जा रहा था, आपने क्या किया, अचानक से गंदे बच्चे बन के एक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। कैसा फील्ड प्रोड्यूस किया, जो कि इस बार प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्रॉस हो या डॉट हो कैसा भी हो, लेकिन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। और वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, इस प्लेन में ही है, वेलोसिटी वेक्टर इस पार्टिकल का इस प्लेन में ही है। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आता है क्यू वी बी, और डायरेक्शन क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, यस सर। अब ये चीज अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हो रहा होगा, तो बताइए इसके ऊपर ये फोर्स क्या इक्वेट होना चाहिए कि नहीं, एम वी स्क्वायर से, यस सर। एम वी स्क्वायर आर बाई आर से, क्योंकि ये फोर्स एक्चुअली सेंट्री, ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है यही फोर्स, तो इसको इक्वेट कर देते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर से, तो क्यू वी बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। सर मैं नहीं थी, मेरी माइक म्यूट है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात, अरे बच्चे डांटूंगा थोड़ी, गंदे गंदे काम नहीं करता हूं मैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, क्या आपके पास m इंटू वी डिवाइडेड बाई बी क्यू आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू आर। ये सिंप्लीफाई, एक v कट जाएगा, v मैं मान रहा हूं नॉट इक्वल टू, ये नॉन जीरो है, हाँ होगा तभी तो भैया फोर्स आएगा। अगर जीरो हो गया, क्या रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है ये, अगर फील्ड आ भी जाए तो। अगर एक पार्टिकल रुका हुआ था और आपने अचानक से बी प्रोड्यूस कर दिया, हे लो ढम, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Yes, sir. करेगा बताओ, हाँ या ना। पार्टिकल रुका हुआ है। हाँ तो रुका हुआ है तो v उसका जीरो है ना, तो कहां से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने आपको क्या बोला कि कौन पार्टिकल्स नहीं फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दो, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होंगे जिनका q इज इक्वल टू जीरो होगा, जो रेस्ट पे होंगे। इसी के लिए तो मैं आपको पहली दिन से बोल रहा हूं, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल will experience a force when it will interact with the field। आप फील्ड कैसे बना रहे हो आपके ऊपर है, अचानक से प्रोड्यूस कर दिया या किसी सर्टेन रीजन में दे रखा है। और जैसा भी पढ़ रहे हो आप यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में भी पढ़ रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। ये नहीं कि एक रीजन है जहां पे आपके पास फील्ड अलग 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 वैल्यूज है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अपना अपना अलग अलग है, ये रहा कोई अपना ऐसा बना रखा है। ये क्या है, हर पॉइंट पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इस पॉइंट का ये बी वेक्टर है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे जो बी का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबका देखिए लेंथ अलग अलग, डायरेक्शन अलग अलग, तो मुझे मालूम है कि कोई आइडेंटिकल नहीं है, एक रैंडम फील्ड बना हुआ है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे आपने एम वी स्क्वायर बाई आर को क्यू वी बी से इक्वेट किया, देखिए एक वी वी चला गया, तो यानी यहाँ पे आप कहोगे भी कि अचानक से फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, ये पार्टिकल कहेगा जा रे जा, हम नहीं फोर्स लगवाने वाले, जा जा तू जा, बोलेगा कि मैं और फील्ड बढ़ाता हूँ, मैंने एक अचानक से 100 टेस्ला का एक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। 100 टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट होता है, टेस्ला होता है किसका यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का, याद रखते रहे। तो 100 टेस्ला आता है, तो 100 टेस्ला जैसे ही आएगा ये बोलेगा अरे चार्ज पार्टिकल, अरे जा रे जा तू, क्या मेरे पे फोर्स लगाएगा रे बाबा, कहेगा कि, और जैसे ही मूव कर गया ये बोलेगा अब मैं बताता हूं तुम्हें, अब तुम आ गए मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, अब तुम्हें गोल गोल घुमाऊंगा, गोल गोल घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा, और क्या होने लगेगा, गोल चक्कर काटने लगेगा उसके बाद। तो इसका रेडियस हम बता सकते हैं इसके स्पीड के हेल्प से, यानी आर और वी का संबंध है।
यानी अगर मैं ज्यादा बड़ा रेडियस लूंगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिपेंड करता है, देखते हैं। तो वी आर जो है प्रोपोर्शनल टू वी स्पीड है। तो अगर ज्यादा बड़ा स्पीड होगा तो समझ रहे हैं, अगर दो पार्टिकल थी और ये कम स्पीड से जा रही थी और दूसरी पार्टिकल थी, इसको वी वेलोसिटी को दिखाता हूं, ये पार्टिकल पी थी, वी वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, ये दूसरी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रही है। देख रहे हैं वेक्टर सीख जाने के बाद आपको दिख रहा है कितना आप यूज कर रहे हैं, इसी के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड जाता है, ये मानते हैं क्यू पार्टिकल है, ये पी पार्टिकल है, ये क्यू पार्टिकल है, पॉइंट नहीं है पार्टिकल है, ये पार्टिकल का नाम है पी और पार्टिकल का नाम है क्यू। इसके ऊपर चार्ज होगा अपना क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। अचानक से आपने बी प्रोड्यूस कर दिया जो कि ऐसा है, क्रॉस वाला। अब बताइए ये ये वाला छोटा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, छोटा लेंथ यानी इसकी स्पीड कम होगी। Yes. तो स्पीड कम पार्टिकल पी की, तो इसका अर्थ आप क्या बोल सकते हो, रेडियस भी कम होगा। तो इसको मैं छोटा रेडियस पे घुमाऊंगा ऐसा, और ये बड़ा तो इसको बड़ा रेडियस पे घुमाऊंगा। ठीक है, Yes, sir. ऐसा करके। अरे यार हमेशा वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होता है, यहाँ ऐसे बना लेंगे पार्टिकल का, ये मतलब लेंगे ऐसे चीजें, ऐसे इसको बड़ा सर्कल पे घुमाऊंगा और इसको छोटा सर्कल पे घुमाऊंगा। ठीक है, तो यहां से हम रेडियस का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, mv/bq, ये हमेशा फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, Yes. अरे यार मैंने इसको डिलीट कर दूं पहले, क्योंकि ये सारा कुछ घचपच हो गया है। तो ये वाला देख लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, आप महसूस कीजिए, ये जो बी वेक्टर है ये इनसाइड है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इस फ्रेम को देख, इस प्लेन को देख रहे हैं, इस प्लेन को देख रहे हैं, जिस प्लेन में दोनों वी वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों साथ में है। यहाँ पे देखते रहिएगा, वी वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा, एफ वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा। ठीक है, Yes, sir. ऐसे गोल गोल घूम के आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आ गया, हमने अभी तक कौन कौन से केस डिस्कस किए। आपने प्रोड्यूस करते, आप भगवान बनने की कोशिश करते हो, आप बी प्रोड्यूस कर देते हो अचानक से, या कुछ सर्टेन रीजन में ही आपने बी बना रखा है। कैसे ये बी है, यूनिफॉर्म बी। अब चार्ज पार्टिकल अपना एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है किसी प्लेन में। ठीक है, अब पहले आपने प्रोड्यूस किया, ये वाला गेम खेलने की कोशिश की कि प्रोड्यूस करते हैं बी, तो आपने क्या किया, आप पहले प्रोड्यूस कर दिया अलोंग द वेलोसिटी, यानी ऐसी बी प्रोड्यूस की, एक यूनिफॉर्म बी। मैं इसको रेड से नहीं दिखाता हूं, मैं ग्रीन से दिखाता हूं। एक ऐसी बी प्रोड्यूस की जो कि वी के पैरेलल है, वी के पैरेलल है, यानी कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है। इस केस में ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बताओ। एक गुम हो जाने वाले बच्चे बताओ, इस केस में पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और बी की सेम डायरेक्शन होती है? तो 0। 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक केस तो वो ये भी देख रखे हैं वहां पे ऊपर में कि एक तो उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए और साथ में उसकी स्पीड भी होनी चाहिए, तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हमने इस चीज को रखते हुए क्यू भी है उसके अंदर, वी भी है, अब फोर्स के बारे में सोच रहे हैं अलग अलग बी के साथ, डायरेक्शन बी और वी का अलग अलग बना बना के। तो पहले हमने क्या किया है, दोनों को साथ में कोलिनियर रखा है। ठीक है, यानी वी के डायरेक्शन में ही मैंने बी प्रोड्यूस किया है, तो वो फोर्स कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो जैसे वैसे चलता जाएगा। तो अगर रीजन है आपके पास, तो उसमें जैसे पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी आपने, ये रीजन का बाउंड्री है, ये रीजन का बाउंड्री है, याद रखिएगा। और आपके अंदर में यहाँ पे आपने फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है ऐसा, जो कि इसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ वी। अरे वी के डायरेक्शन में है सारा कुछ, और इस हर पॉइंट पे
जो भी पॉइंट है वहां पे बी बना रखा है आपने, यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन ये बी के अलोंग है, तो इस केस में भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो पार्टिकल आया ऐसे घुसा और सीधे निकल के चला जाएगा सीधे स्ट्रेट लाइन पे। अब दूसरा केस हमने क्या देखा, जब V और B के बीच में 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू दिस वे, ठीक है, V का यूनिट वेक्टर मैं कहता हूँ और B का यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा केस जहां पे एक्चुअली B क्या है, वेलोसिटी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस वेलोसिटी वेक्टर जिस प्लेन में पड़ता है उसी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं आपके पास, ऐसे भी इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। समझ में आया, दिख रहा है सब परपेंडिकुलर है। यस सर। Yes, sir. तो इस केसेस में, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आता है वो जनरली ऐसे आता है कि अचानक से आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो एक ये क्या करने लगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे घूमने लगेगा, जिसका रेडियस जो होगा, आज से याद रखिएगा, m/v/bq होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कि प्रूफ यहीं से होता है। ठीक है, Yes, यस sir. सर। अब दूसरा केस देखते हैं आपके पास। अच्छा हाँ, ये वाला कौन सा केस है? अच्छा यही तो है, हाँ वही बात है। अब देखिए यहाँ पे आपने फोर्स को इक्वेट किया, वही जो हम लोगों ने पीछे किया है, mv² r से, और इसको इक्वेट कर दिया qv क्रॉस, मतलब qvb, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। हमने इस सर्टेन बना रखा है, सर्टेन कंडीशंस बना रखे, कैसे b को प्रोड्यूस कर रखा है और v किधर है, सब ये चीज बना रखा है। तो यहाँ पे हमें आता है r = mv/dq, ये सीधे याद रहता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको इसको और ढंग से भी लिखा जाता है, इसको आप r = p/bq भी लिख सकते हैं। p क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर आप चाहें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे, p²/2m = काइनेटिक एनर्जी। यही होती है कि नहीं? कैसे होती है सर? अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। तो सर ½ mv² से कहाँ आ जाएगा? तो अरे भैया क्यों भड़क रहे हो, ऊपर नीचे मास मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ कर देंगे सर। तो लो हो गया, ये भी m² बन गया। हाँ तो क्या हो गया, तो भैया ½ m/v को ही तो आप लिख रहे हो, m/v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हाँ लिख सकते हैं। तो अब कितना, अब आ तो गया p²/m। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, यानी सीधे मैंने काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया p के साथ, लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के साथ। मैं बोला कि मैं वेलोसिटी नहीं निकालने जाऊंगा, स्पीड नहीं निकालने जाऊंगा, e का रिलेशन बताओ p के टर्म्स में। समझ में आया ना? तो यहाँ पे मैं चाहूं तो यहाँ पे p के जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं, e के टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर मैं p के जगह रिप्लेस करता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2m e और इसका √ लगा दूंगा और पॉजिटिव ही लूंगा। ऐसे तो प्लस माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये p क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शंका की बात। तो यहाँ पे r को मैं फिर से लिख सकता हूँ p के जगह √2m के e के, यानी काइनेटिक एनर्जी है। e के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, बाय bq। ये चीज समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब इसको मैं और भी चीजें बताऊंगा ना बेटा, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात होती है। तो भैया एक तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल दूं किसी पार्टिकल की एक स्पीड है 5 मीटर/सेकेंड, एक फील्ड है 1 टेस्ला का, जिसके ऊपर चार्ज कुछ मान लेते हैं कि 1 कूलम है, और उसका मास 1 kg के बराबर है। क्या आप उसका रेडियस बता सकते हो, जिस यूनिफॉर्म सर्कल मोशन पे काम कर रहा होगा, जिस सर्कुलर मोशन पे वो नाच रहा होगा, उसका रेडियस बता सकते हो? तो आप बोल सकते हो हाँ इस फॉर्मूले से बता सकते हो। आपने d है पता, हाँ 1 टेस्ला, q है पता 1 कूलम, m है पता, हाँ 1 kg, v है पता, हाँ 5 मीटर/सेकेंड। तो आप सारे कुछ SI यूनिट में है, तो आप बोलोगे r का भी यूनिट SI यूनिट ही होगा, गारंटी है, तो इतना मीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये m मीटर है, ये m मास है, ये मत सोच लेना, ठीक है? समझ में आया? अब दूसरी बात, अब मैंने इसकी
वेलोसिटी ना बता के, स्पीड ना बता के मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये सारा कुछ बताया, 1 टेस्ला बताया, ये 1 चार्ज बताया, 1। अब मैंने बोला कि आपका लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है 2 kg। अच्छा सॉरी, मास नहीं बताया, मास भी नहीं खा जाऊंगा, मास भी खा जाऊंगा। हाँ, आपको सीधे मैंने बोला कि लीनियर मोमेंटम है इस पार्टिकल का, मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकेंड। आप अब रेडियस भी बता सकते हो कि नहीं? अभी भी रेडियस बता सकते हो? P पता है, B पता है, Q पता है, 1 टेस्ला 1 कूलम। आप रेडियस बता सकते हो? अरे बता सकते हो ना भैया? Yes, नहीं sir. बता सकते हो? और यहाँ पे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मालूम है, देखिए आपका टाइम भी बच रहा है। अब आपके पास अगर मान लेते कि मोमेंटम दे रखा है, आप क्या करते हैं? आप यही फॉर्मूला याद करके गए हो, तो क्या कर लोगे सर? तो मैं बोला कुछ करूंगा नहीं भैया, टाइम तुम्हारा जाएगा। अब तुमको P = m/v लिखा हुआ है, अब ये तुम निकालते रहो। तुम देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो तुमको अगर ये स्पीड दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ नहीं है, डर जाओगे उस समय। फिर लिखोगे चलो यार कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, लिखता हूं, मुझे स्पीड दिया हुआ है तो ठीक है, इसको ये सॉरी स्पीड दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, मास। अब उस समय पहले वाले केस में चले जाते वापस। पहला वाला केस में ये था 1 kg था, और वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले वाले केस में चले जाते। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सारा कुछ मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे। मोमेंटम वाले में आपको उतना मालूम नहीं चलेगा, काइनेटिक एनर्जी वाले में मालूम चलेगा। कि अगर मैंने आपको बोल रखा है कि स्पीड के जगह मैंने आपको ये डिफाइन कर रखा है, यहाँ स्पीड के जगह काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब आप क्या करोगे? तो आप कहोगे भैया स्पीड निकालना पड़ेगा, तो फिर आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, 12mv0 स्क्वायर = काइनेटिक एनर्जी। फिर ये v0 निकालोगे, फिर इस v0 को निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर रखोगे। समझ में आया? वो चीजें आपको यहां से तुरंत आ जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी सीधे दिखा हुआ है, मास दिखा हुआ है, बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, सीधे रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, बना भी सकते हो ऐसे फॉर्मूलास को, नहीं तो ये सीधे पूछा जाता है। हाँ, इनका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक और इससे भी ज्यादा बड़ा बेनिफिट होता है, वो ये होता है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. कोई No, भी sir. शंका नहीं है किसी को? अब देखो ये चीज, ये वाला रहेंगे, ये वाला 2 सेकेंड के लिए। ये देखो, यहाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। A proton, a deuteron, and an alpha particle moving with equal kinetic energy enter perpendicular in a region of uniform magnetic field. If Rp, Rd, and Ralpha are the respective radii of a circular path, find the ratio of Rp by Ralpha and Rp by Ralpha. दो, अच्छा पहला वाला Rp by Rd है, नॉट अल्फा, Rd, और दूसरा वाला Rp by Ralpha। तो इन चीजों को सिंपल सी बात है। अब आपको केस में वो चीज मैंने आपको बोला था महसूस करने के लिए। क्या महसूस करने के लिए बोला था? अचानक से कोई चार्ज पार्टिकल है, चल रहा है और फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे दूसरा वाला केस है, आपने रीजन बना रखा है और यहाँ पे पार्टिकल आता है, अचानक से पहला जब इंटरेक्शन होता है, V और B ऐसे है, ठीक है, और हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे। चाहे आपको 1-2 बार पार्टिकल में ऐसे लेके आ सकता हूँ, 1-2 केसेस में लेके आऊंगा, ठीक है। अब इस केसेस में क्या हो रहा है कि जब ऐसे आपके पास एंटर होता है, रीजन में एंटर होता है, तो रीजन में जैसे ही घुसने के बाद सारा फील्ड कैसा है, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो काम तो करेगा, ये सर्कुलर मोशन ही करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर मानते हैं सर ये ऐसे सर्कुलर मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ पे फिर इसके बाद आने के बाद, यहाँ आने के बाद जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो बताइए ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? क्योंकि रीजन के इस तरफ वाले रीजन में सिर्फ फील्ड है। जैसे ही यहाँ बी गायब, तो क्या फोर्स गायब हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो यानी यहाँ से यहाँ के बाद क्या करेगा पार्टिकल? जब फोर्स कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो जिस हिसाब से वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी से चला जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ तो होगा, ये कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। तो क्या सर्कुलर पाथ का रेडियस भी वही होगा? भैया इस आर्क का भी रेडियस वही होगा जो कि इस कंप्लीट सर्कल का रेडियस होगा।
ठीक है। Yes, sir. तो sir. इसका रेडियस सिंपल सी बात है, निकालेंगे। और इस केस में आपको अच्छा आगे आएगा। हाँ, तो अब ये देखिए, इस केस में आप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, R इज इक्वल टू MB/BQ, जो आपको मैंने रटवा रहा हूं। कहता हूं रट लो तो बोलते हो नहीं रटूंगा, रट लो तो तुम बोलते हो नहीं रटूंगा, तो ये रटवा रहा हूं, ठीक है। अब बताइए इसका R निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला रखूं, क्योंकि ये वाला मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा कि नहीं? ये लिखते लिखते एक बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, आ जाता है चीज, ये दिखने लगता है। M×V मोमेंटम होता है, यहाँ P लिख सकता हूं। अगर P लिख सकता हूं तो P को ऐसे दिखने लगेगा, P²/2 M = E के आता ही आता है। अरे यार सोचते चाहते ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूलास। तो यहाँ पे अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ पे आराम से मैं काम कर सकता हूँ। चलिए, इन पार्टिकल्स के पास अब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये R का फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। आप बोल रहे हो कि सर ये वाला यूज कर लो आप, क्या मैं R अब किसके लिए लिख रहा हूं, किसी पार्टिकल के लिए? चलिए प्रोटॉन के लिए लिखता हूं। 2 मास ऑफ प्रोटॉन को MP लिखता हूं। इसका एनर्जी मानते हैं, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, E के ही से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या इसका सबके लिए B सेम होगा? सबके लिए B सेम होगा कि नहीं? इस पार्टिकल के लिए Q कितना होता है Yes. प्रोटॉन के ऊपर? E मान लेते हैं, ठीक है। आप बताइए रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता क्या है? किसी को आइडिया है ड्यूट्रॉन क्या होता है? हाँ, Isotope of hydrogen. हाँ, that is deuterium. Tron, then I am talking about the nucleus of it. I am talking about the nucleus of it. Do you get my point? That is deuterium. Understand? सबको समझ में आया? No, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया? ड्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस को मैं बोल रहा हूं। ड्यूटेरियम जो है एक एलिमेंट है, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एटम से, और एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो जब ड्यूटेरियम हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन अपना इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और ये न्यूट्रल। जब मैं ड्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं तो सिर्फ उसके न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। Yes, sir. ये दोनों में डिफरेंस है, ये है ड्यूटेरियम और ये है ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, ये इसी का नाम से आता था प्रोटियम, जिसको सिंपलेस्ट वाला आइसोटोप कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो प्रोटॉन उससे से नाम आता है, उसके अंदर उसके न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ एक ही तो प्रोटॉन ही तो है। प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक जो हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट आइसोटोप है, जिसमें एक न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन रखा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन उसके तरफ घूम रहा है, इसके न्यूक्लियस को, प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो यानी सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंपलेस्ट वाला है। तो यहाँ RD लिखिएगा, तो RD में लिखिएगा क्या होगा, मास ऑफ, यहाँ पे तो मास ऑफ ड्यूटेरियम आएगा, समझ में आया, मास ऑफ ड्यूटेरियम, क्योंकि फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, इसी के लिए सबके लिए अलग अलग पार्टिकल के लिख रहे हैं। तो मास ऑफ, आप बताइए क्या होगा इसका ड्यूटेरियम का, तो 2 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दे आर वेरी सेम, क्लोजली दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बहुत हद तक सेम। तो ये आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स M of P, लिख सकता हूं कि नहीं?
Yes, sir. और यहाँ ई के तो लिखा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई बी तो वही रहेगा। हाँ, ड्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के बराबर होगा, क्योंकि एक तो अंदर में न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ई आ गया। बताइए अल्फा के लिए, बताइए अल्फा के लिए क्या होगा? 2 होगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं कि नहीं? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ Yes. हीलियम, हीलियम और नॉट। Yes, sir. तो Yes, यानी sir. 2 प्रोटॉन और 2 Yes. न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ Correct. दिस वन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स एम पी लिख सकता हूं कि नहीं? Yes. और काइनेटिक एनर्जी ई के है बना हुआ, डिवाइडेड बाई बी क्यू। क्यू इसके लिए कितना लिखूंगा? 2 टाइम्स ई लिखूंगा कि नहीं? लिख दूंगा ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, No, sir. sir. अब No, इनका sir. रेशियो लेना है बस, आरपी बाई आर अल्फा। बताइए क्या क्या कॉमन पड़ रहा है? आरपी बाई आर डी पहले लेना है। आरपी बाई आर डी क्या क्या कॉमन पड़ रहा है? देखो, √2 कट जाएगा, एमपी से एमपी कट जाएगा, एक नीचे में √2 बचा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, यहाँ पे नीचे में √2 बचा रहेगा। ये ऐसे में मैंने बांट लिया भाई, कंफ्यूजन ना हो। ऊपर में सब कुछ कट रहा है, √2 चला गया, एमपी चला गया, ईके भी चला गया रूट के अंदर। ठीक है, इधर वाला ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। नीचे में बी वाला भी चला गया इधर के लिए, और ई वाला भी चला गया। अच्छा, नीचे में भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, और इधर वाले में सिर्फ √2 बचा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आरपी बाई आर डी कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए दूसरी बात, अब आरपी और दूसरा क्या पूछा है? आरपी बाई आर अल्फा। तो कीजिए आरपी बाई आर अल्फा, कैसे कीजिएगा? ऐसे ही कीजिए, कीजिए ऐसे। ये भैया तुम हट जाओ। देखिए कहाँ है आरपी? है भैया यहाँ पे। ऊपर से काटना स्टार्ट कीजिए, √2 कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा। एमपी है अंदर में, यहाँ पे नीचे में 4 आ जाएगा। तो अच्छा, √4 आ रहा है इधर, √4 आ रहा है। अच्छा, और एमपी कट जाएगा, के ई के कट जाएगा, नीचे बी कट जाएगा, ऊपर वाला सारा कट गया। इधर वाला नीचे में देख रहे हैं, बी ई कट जाएगा, बी कट जाएगा, ई से 2 ई कट जाएगा, यानी ई और 2 ई में सिर्फ बचेगा यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 2 ई बचेगा, तो 2 बचेगा। तो यहाँ √4 या दैट इज इक्वल टू 2, और नीचे 2, तो कैंसिल होके 1। तो आरपी बाई आर अल्फा क्या है? सेम है कि नहीं? ये चीज समझ में आया कि नहीं सबको? जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस में। Yes, sir. Yes, sir. सर ये देख- आर अल्फा वाला एक बार फिर से बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, इसका आंसर मैं देख लेता हूँ। देख लो आप लास्ट में। आरपी बाई आर डी हमारे पास कितना है? 1/√2। यही आया क्या? आरपी बाई आर डी 1/√2 यही आया। ठीक है, आरपी बाई आर अल्फा 1 आया। ठीक है, तो अब आपको मैं फिर से कौन सा बता रहे थे, पूछ रहे थे अल्फा वाला। देखो, अल्फा पार्टिकल आपके पास जब इंटर कर रहा हो, जब अल्फा पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा होगा एक यूनिफॉर्म फील्ड में, तो ये क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जहां तक फील्ड है, जहां तक ले जा सकते हो ले जाओ, रहेगा सर्कुलर मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करेगा। जब मान लेते कि एक जगह आपको यहाँ पे भी देंगे कि यहाँ पे पाथ खत्म हो गया, मतलब फील्ड यहीं तक था, इसके बाहर अब यहाँ से सर्कुलर मोशन ये चाहता है सर्कुलर मोशन करना, तो पूरा सर्कल कंप्लीट होने नहीं देगा। और जब जैसे ही यहाँ से पार्टिकल यहाँ चलाएगा, तो उसके बाद वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, तो सर्कुलर मोशन पे कैसे रहेगा? जब फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल सीधा अपना यूनिफॉर्म मोशन से चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब पार्टिकल के रूप में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल का कितना मैग्नीट्यूड है, कैसा है, उस बेसिस पे हम उसके रेडियस के बारे में कमेंट करते हैं। तो रेडियस का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज mv/bq होता है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इन अ वे काइनेटिक एनर्जी से हम यहाँ की स्पीड को निकाल सकते हैं जब हमें मालूम हो। तो इसी के लिए यहीं पे हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि हमें हेल्प मिल जाए जब रेशियो जैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम अगर करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2m इंटू EK/BQ आ रहा है। अब यहाँ पे हम जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अब ये चीज फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अब वो जब लिखेंगे R तो अल्फा पार्टिकल के लिए, तो R अल्फा हो जाएगा √2, सारे में अल्फा लग जाएगा नीचे में, m अल्फा यानी मास ऑफ द अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल,
बी तो अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता नहीं है, बी तो किसी पार्टिकल का ही प्रॉपर्टी नहीं होता, क्यू ऑफ द अल्फा, तो सब पे लग जाएगा जिस पे अल्फा लग सकता है। तो अब अल्फा के लिए सोचते हैं तो मास ऑफ अल्फा क्या होता है। तो मैंने माना कि मास ऑफ प्रोटॉन को एमपी से रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं जानता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mn मास ऑफ द न्यूट्रॉन। तो यहां के केस में आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम पढ़ रहे हैं कि m ऑफ अल्फा जब लिखना है तो यानी न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यानी अल्फा के पार्ट मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टू कितने पार्टिकल से बना है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन से बना है। तो अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। तो मैं इस बेसिस पे कह सकता हूं कि एनपी मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस बेसिस पे 2 टाइम्स पी 2p और 2n, जब मास सेम है तो इसमें अगर मैं मास निकालना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 2 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ द न्यूट्रॉन, यही लिख सकता हूं कि नहीं। अगर मैं न्यूक्लियस इसका ये अल्फा पार्टिकल का मैं अगर मास निकालना चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि नहीं। अब ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो इसको मैं ऐसे सीधे लिख सकता हूं कि नहीं, 4 टाइम्स mp, क्योंकि mp इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली टू mn, लिख सकता हूं कि नहीं यहाँ पे। Yes. Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे हम कैसे मास ऑफ द एनी न्यूक्लियस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ द एनी न्यूक्लियस हम ऐसे लिखते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो ये लिखते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसको लिखते हैं z टाइम्स जो मास ऑफ प्रोटॉन है प्लस आपको मालूम रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर माइनस z टाइम्स mn, होता है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला। Sir. तो यहाँ mp और mn बिल्कुल क्लोजली होते हैं। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये वाले क्वेश्चंस में ना मास ऑफ प्रोटॉन को हम नहीं, जब तक ले न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बात नहीं होता है ना तब तक ले इतने इनसिग्निफिकेंट होते हैं उस वैल्यूज। एकदम लास्ट में जाके इसका भी 1.66 ऐसे करके 10⁻⁻27 kg होता है शायद से, यही होता है ना शायद से मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा कुछ होता है। Yes, sir. और उसी के पास होता है यही वैल्यू के पास, यहाँ लास्ट में जाके थोड़ा सा डिफरेंशिएट आता है ऐसे करके, तो वो लगभग उसी के बराबर है। तो यहां से हम वही फॉर्मूला यूज करते हुए लिख लेंगे। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो यहां तक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अब देखिए यही वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शंस में, ये भी क्या है वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं बी के, यहाँ पे भी है कि नहीं, ये वेलोसिटी वेक्टर Yes, बी sir. के परपेंडिकुलर है कि नहीं, दिख रहा है ना सबको। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, ये sir. चीजें रहेगी। चलो बेटा, ठीक है बेटा, यहां तक आज टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया, तो यहाँ पे एंड करते हैं। और मैम आ गई हैं, मैम So, sir. सर, अच्छा सर, सर अच्छा सुनील सर आप आ गए। सुनील सर, नहीं आए सर अभी। अच्छा सुनील सर नहीं आए हैं अभी, ठीक है। तो आप में से किसी को मैं को होस्ट बना देता हूँ क्योंकि मुझे उधर देखना है। किसको बना दूं? सर बना दो किसी को भी, बना देंगे वो सर को होस्ट। अच्छा ठीक है, मेक को Yes, होस्ट, sir. देखो को होस्ट बना दिया आपको। अच्छा एक और सर आ ही गए, सर आ ही गए, आ गए सर आ सर। गया। सर आ गए सर। यस सर, हाँ सर हो गया सर। ठीक है, ठीक Yes, है। sir.